स्टार्ट कर दो। आपके पास 5 मिनट है। फास्ट। सबका वीडियो ऑन चाहिए मुझे। सबका वीडियो ऑन चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो पेपर का। मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए। वीडियो ऑन चाहिए मुझे प्लीज। दीपेन, भूमि, काव्याड़। हो गए सुमित? भूमि हो गया? So order of Musca domestica is what? Order of Musca domestica. First option insect, second muscidy, third Diptera, D none. हो जाए तो डन लिखो मुझे। 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर सही हो तो मुझे अभी आपके आंसर सेंड कर दो। पहले हो जाए तो आपके आंसर सेंड कर दो, मैं आंसर बोलूंगा आपको। देखो फर्स्ट में क्या आएगा? फाइलम ऑफ सैपियन स्पीसीज, तो उसमें क्या आएगा? कॉर्डेटा। किसका सही है? यस सर, ऐसा लिखो, कॉर्डेटा। ओके गुड। चलो सेकंड, फैमिली ऑफ डाइकोटिलिडा, उसमें क्या आएगा? उसमें क्या आएगा? यस, दिल्ली आएगा। क्या आएगा? दिल्ली आएगा। बराबर। मुझे पता था आप गलती करोगी। देखो बुक में क्यों दिल्ली आएगा। देखो फैमिली पूछा है, डाइकोटिलिडॉन की फैमिली पूछी है, चार्ट में देखो। समझ में है कि नहीं? डाइकोटिलिडॉन की फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी। क्या है? एनाकार्डियेसी। बोलो। ऑप्शन दिया है हितांशी? नहीं दिया है। राइट। जयने समझ में आया? ओके, एनाकार्डियेसी आंसर आएगा। सो इसका आंसर नॉन आएगा। चलो देन थर्ड, जीनस देन ऑर्डर, यानी जीनस, फैमिली, देन ऑर्डर।
तो फिर ऑर्डर के लिए कौन सा सही है? तो क्या आएगा? फाइलम, क्योंकि ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, जीनस एक छोड़ के ऑर्डर, यानी ऑर्डर एक छोड़ के फाइलम, क्या छोड़ा? क्लास, बराबर। तो ऐसे याद रहना चाहिए, तो इसमें आंसर आएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन, सिमिलैरिटी इज वेरी लेस इन, सिमिलैरिटी वेरी लेस इन क्लास, बराबर। क्लास आएगा या किंगडम आएगा? यस, क्या आएगा? किंगडम आएगा, बराबर, क्योंकि क्लास के बाद यहाँ पे यस लास्ट में किंगडम आता है। ओके, तो याद रखना, सिमिलैरिटी इज वेरी लेस इन किंगडम। चलो देन फिफ्थ में, प्राइमेटा and carnivora both are order which were put in mammalian class। पहले तो प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, वो दोनों क्या है? ऑर्डर है यस और नो? तो यस, वो मैमेलियन क्लास में अरेंज हुए, यस। तो ए सेंटेंस बिल्कुल सही है। एम्फीबियंस इज क्लास, यस, तो आंसर आएगा ए। देन लास्ट क्वेश्चन, मस्का डोमेस्टिका का ऑर्डर कौन सा है? तो क्या आएगा? डिप्टेरा, क्या आएगा? डिप्टेरा, बराबर। अब नीट के हिसाब से 24 में से किसके मार्क कितने? फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो, फास्ट, फटाफट रिप्लाई कर दो। कंटिन्यू है यही चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। एक एक टॉपिक करके हम कंप्लीट करेंगे, तो उसका मीनिंग क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दोनों को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। एना प्लस सिंथेसिस, कैटा प्लस ब्रेकडाउन, राइट। सिंथेसिस होना और ब्रेकडाउन होना। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फोटोसिंथेसिस हुआ, वो एना या कैटा? तो क्या आएगा? एना। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। बट रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ यानी आपको पता है बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज, एटीपी सिंथेसिस अगर बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज एटीपी सिंथेसिस अगर, so it is called a respiration by the use of glucose synthesis of ATP, it is called a respiration। photosynthesis यानी by the use of CO2, atmospheric CO2, carbon fixation occur, right, carbon fixation occur, so it is called a photosynthesis। ये आपका पहला टॉपिक है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। देन आपकी बुक में इतना ज्यादा डिटेल में कुछ पॉइंट नहीं बोले, बट आपको जानना जरूरी है। देन उसके बाद एंट्रोपी, यू नो व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है आपको पता है? व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यू है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर में से 11th स्टैंडर्ड में से बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, राइट। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में से 12th के बाद बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, गुजकेट में कुछ नहीं आने वाला। नीट में अगर आएगा एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल एक क्वेश्चन, और वो पक्का
कहां से आएगा? जो मैंने कल चलाए थे टॉपिक, आज या कल चलने वाला है, राइट? उसमें से शायद ही 1% पॉसिबिलिटी है कि कोई एमसीक्यू आए, बराबर? तो बट ये जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्वाइन हो जाओ। बाकी मैं बोल सकता हूं 12th के बोर्ड वालों को कि ज्वाइन ना हो चलेगा, बट आपको 45 मिनट्स मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन होना है। चलो, एंट्रोपी क्या है? मेक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैं इसको यहां कंसेप्ट से समझाऊंगा। आपकी बॉडी 4 o'clock, आपकी बॉडी में 4 o'clock काफी एनर्जी भरी हुई है। आपने 4 o'clock स्टार्ट किया खेलना, क्रिकेट स्टार्ट किया, आपकी बॉडी में से एनर्जी धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद 5 o'clock एनर्जी लेवल लो हो गया, 6 o'clock उससे भी ज्यादा एनर्जी लेवल लो हो गया, 7 o'clock एनर्जी लेवल उससे भी कम हो गया, और इसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का एक सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जो सिस्टम है, राइट, जो सिस्टम है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, यहां पे ये बॉक्स है, उसमें मैंने बॉल अरेंज किए है। ये सिस्टम हमारी बॉडी में 4 o'clock थी, और ये सिस्टम को रेगुलर बोलेंगे, रेगुलर सिस्टम। उसके बाद यहां पे एनर्जी लेवल, ये बॉल है, ये बॉल थोड़े बहुत निकाल दिए, यानी एनर्जी यूज हो गई, तो उसकी वजह से यहां पे जो सिस्टम रेगुलर थी पहले, उसकी कंपेयर में थोड़ी इनरेगुलर हो गई। देखो देखो, कुछ बॉल निकाल दी, यानी हमारी बॉडी में से एनर्जी यूज हो गई, एटीपी यूज हो गया। 6 o'clock ये सिस्टम में और क्या चेंज हुआ? और चेंज हो गया, देखो, रेगुलरिटी कम हो गई, पहले की कंपेयर में लेस। अब ये सिस्टम आप देख सकते हो 7 o'clock सबसे रेगुलर सिस्टम थी, जो वो इनरेगुलर हो गई। तो अब बस एंट्रोपी यानी क्या? सिस्टम का इनरेगुलर बनना, उसको बोलेंगे एंट्रोपी, राइट? एंट्रोपी यानी क्या? जो सिस्टम है हमारी बॉडी की, राइट, उसका इनरेगुलर होना, उसको बोलेंगे एनर्जी ड्यूरिंग दी वर्क। ड्यूरिंग दी वर्क यानी क्या? यहाँ पे ये अरेंज थे बॉल, 25 बॉल थे, उसमें से जस्ट 20 बॉल बाकी बचे, राइट? सिस्टम इनरेगुलर हो गई, आगे गए और 10 बॉल निकाल दिए, जस्ट 10 बॉल बाकी बचे। उसके बाद जस्ट 3 बॉल अंदर बॉक्स में बाकी बचे। तो एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या हुआ? तो हमारी बॉडी हो या कोई भी सिस्टम हो, उसकी रेगुलरिटी डिक्रीज हो और इनरेगुलरिटी इंक्रीज हो, तो उसको बोलेंगे एंट्रोपी। और एंट्रोपी की वजह से ही फंक्शन होगा, ये लाइन दिमाग में सेव रखो, एंट्रोपी की वजह से ही फंक्शन होगा। चलो मुझे आंसर दो, 7 o'clock या मेरे हाथ में एनर्जी नहीं है,
तो एंट्रोपी का लेवल ज्यादा है या कम है? वेरी लो, वेरी लो, बिकॉज एनर्जी नहीं है, तो उसकी वजह से फंक्शन हुआ नहीं हुआ। बट एंट्रोपी 4 o'clock मेरी बॉडी में मैक्सिमम थी, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? इनरेगुलरिटी। एंट्रोपी इज इक्वल टू इनरेगुलरिटी, बराबर कि रेगुलरिटी। एंट्रोपी यानी क्या? देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी? आराम से, ये टॉपिक एक्चुअल में सुनो, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट प्रदीप बुक में दिया है, राइट? और यहाँ पे ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, पूछेंगे भी नहीं, आपको पता है, मुझे भी पता है। बट एंट्रोपी क्या है? अगर ये फिजिकल बायोलॉजी बोलते हैं, राइट? फिजिकल बायोलॉजी बोलते हैं। अगर कोई सिस्टम हो, वो फंक्शन कर रही, तो उसको एंट्रोपी बोलेंगे। वो 4 व्हील का मशीन हो, बट मशीन ने फंक्शन करना बंद कर दिया, राइट? तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या बोलेंगे? वो पहले क्या हुआ? एंट्रोपी। एंट्रोपी में पहले सिस्टम रेगुलर है, उसके बाद थोड़ी इनरेगुलर हो गई, थोड़ी इनरेगुलर हो गई, यानी इनरेगुलर अब ज्यादा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हो गई, एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हो गई। तो एंट्रोपी और यहां पे इनरेगुलरिटी दोनों एक साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी स्टार्टिंग में एंट्रोपी लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, राइट? और बाय द एंड ऑफ फंक्शन आपकी बॉडी में एंट्रोपी लेवल ज्यादा होगा, राइट? यानी इनरेगुलरिटी ज्यादा होगी। ये आपको सेव रखना है। बस ये एक सेंटेंस के लिए मैंने टोटली शॉर्ट नोट आपको समझाई है। फिर से क्या हुआ? एंट्रोपी आपकी बॉडी में कब ज्यादा होगी? तो ड्यूरिंग द एंड एंट्रोपी यानी इनरेगुलरिटी, याद रखना है आपको। ओके, अब पहले तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, बट आप बुक में से लाइन बाय लाइन देखेंगे ये क्या बोल रहे हैं। पहला जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर दिया है, व्हाट इज लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism. ग्रोथ का मीनिंग क्या है पता है आपको? ग्रोथ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सेल डिवीजन कंटिन्यू हो रहा हो तो उसको बोलेंगे ग्रोथ, बराबर? एनाबॉलिज्म। देन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? आपको पता होना चाहिए। टू फॉर्म अनदर लिविंग बॉडी, अनदर प्रोजेनी लाइक अ पेरेंट सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। पेरेंट जैसी प्रोजेनी को बनाना, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आगे आएगा एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, राइट? एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism, बराबर? ये सब यहाँ पे फीचर्स है हमारे लिविंग के, वो प्लांट हो या एनिमल हो। One can add a few more feature like a metabolism, ability to self-replicate, then self-organize, then interact and emerge to this list. Let's try to understand
each of these. पहले हम देखेंगे ग्रोथ को. मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि टॉपिक जो है वो एकदम बोरिंग है, बट आज और कल दोनों दिन में आपको कंप्लीट करना है ये चैप्टर. फर्स्ट वाला मैंने बोला इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी 1% है, बट आ गए तो 100 होते में टाइम नहीं लगेगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. वो दोनों कैरेक्टर है ग्रोथ के. अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अ मल्टीसेल्युलर, दूसरा पेज, organism grow by cell division. In plant, this growth by cell division occur continuously through their lifespan. ये क्या बोल रहे हैं अभी मैं बोल रहा हूं आपको. In animal, this growth is seen only up to certain age. ये क्या बोल रहे हैं सुनो. एनिमल बॉडी में कैसा होता है, तो यहां आप देख सकते हो कि एनिमल बॉडी, ये बेबी बर्थ हुआ, उसके बाद उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती गई उसकी बॉडी का ग्रोथ होता गया. बट आफ्टर 50 और 55 उसकी बॉडी फिर से कैसी हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट होती जाएगी, ऐसा नहीं है, बट पहले की कंपेयर में बॉडी थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी. बट प्लांट में ऐसा नहीं है, ट्री में ऐसा नहीं है. क्यों, तो आपको पता है कि प्लांट जैसे जैसे ह्यूज होता गया, आपने कभी भी ऐसा देखा कि ये प्लांट जो है वो फिर से स्मॉल होता गया? नहीं. कोई ट्री स्मॉल होता गया, बनियन ट्री, मैंगो ट्री नहीं. बस इसीलिए यहाँ पे ये लिख रहे. बट ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे ये सिस्टम दिखाई देती है. क्यों क्यों, तो सुनो. एनाबॉलिज्म ज्यादा था, कैटाबॉलिज्म कम था, यानी सेल सिंथेसिस ज्यादा था 50 से पहले, और कैटाबॉलिज्म यानी डिग्रेडेशन ऑफ सेल वो भी था, बट वो थोड़ा कम था. बट आफ्टर देन उल्टा हो गया. एनाबॉलिज्म सिंथेसिस रेशियो कम हो गया और कैटाबॉलिज्म रेशियो है वो ज्यादा हो गया. सो बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होगी, इसलिए बोल रहे हैं. प्लांट सीधा कट ऑफ हो जाएगा. In animal, this growth is seen only up to certain age. However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. Unicellular organism grow by cell division. बराबर, अमीबा एग्जाम्पल है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. One can easily observe this in vitro culture. In vitro culture याद रखो, by simply counting the number of cell under the microscope. बराबर. इन विट्रो कल्चर यानी क्या, जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो लेबोरेटरी में कर रहे हो, राइट, लेबोरेटरी में कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे इन विट्रो कल्चर. कोई भी ग्लास का वेसिकल हो, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो पेट्री डिश हो या टेस्ट ट्यूब हो, तो उसको बोलेंगे इन विट्रो. ओके, तो इन विट्रो कल्चर को आप ग्रो कर सकते हो. जैसे कि अगर न्यूमोनिया है कि नहीं, और अगर है तो कौन से लेवल पे है, वो चेकआउट करने के लिए पेशेंट का स्पटम लेंगे और उसका पेट्री डिश में ग्रोथ करेंगे. उसके बाद एक दिन के बाद उसकी कॉलोनी जब ग्रो होगी,
तब माइक्रोस्कोप में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से पता चलाएंगे कि भाई ये न्यूमोनिया है कि सिंपल फीवर या फिर सिंपल कोल्ड है, क्या है, बराबर। तो इसलिए यहां बोले इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. Right? याद रखो, non-living object also grow if we take increase in body mass as criterion for growth. जैसे कि कोई पीस है, वुड का पीस है, वुडन पीस है, पड़ा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग है। वो पहले प्लांट में था तब लिविंग था, अभी नॉन लिविंग है, तो उसको पानी में रखोगे तो वो स्वेलो हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे यस इट इज ग्रो। नाउ mountain, boulders and sand mountain do grow, right? ये नॉन लिविंग है तो भी वो मास, बॉडी मास में ग्रो हो रहा है। However, this kind of grow exhibit by non-living object is by accumulation of material on the surface. Sand का accumulation हुआ तो sand mound बन गया। In living organism, growth is from inside, not by material outside. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. समझे? Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism, because यहाँ पे sand mountain में भी आपने देखा कि growth हुआ। Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is characteristic of living system. A dead organism does not grow. Okay, dead organism हो, भले वो living system के हो, but वो grow हो रहे हैं? No, grow नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है reproduction. Likewise, it is characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny, processing feature more or less similar to those of parents. Okay, समझ में आया कि नहीं? पेरेंट्स जैसे ही प्रोजेनी के कैरेक्टर होंगे, यस, वो प्लांट हो या ह्यूमन हो, बॉडी हो। इनवेरिएबल एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? हमारी बॉडी में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ऑर्गेनिज्म, और आपको मैं बोल देता हूं, इसलिए यहां लिखा है कि प्रोजेनी के कैरेक्टर पेरेंट्स जैसे मोर मैच हो रहे हैं या फिर लेस मैच हो रहे हैं। अगर थोड़े मैच हो रहे हो या ज्यादा मैच हो रहे हो, बोलेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज यहां अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ए सेक्सुअल, तो उसमें 100% कैरेक्टर मैच होंगे, बराबर? 100% कैरेक्टर मैच होंगे किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बराबर? याद रखना। बिकॉज क्या होगा? मिटोसिस होगा। ये एक अमीबा है, उसमें से न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, राइट? और देन साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया, बराबर? और इसलिए इसको बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिटोसिस। बट थोड़े मैच हो, 90% या फिर 50% कैरेक्टर प्रोजेनी एंड पेरेंट्स के मैच हो, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बिकॉज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, आपको पता है। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स also, बराबर। Fungi multiply and spread easily due to million of asexual spore they produced। asexual spore यानी क्या, तो यहां पे स्पोर होंगे जो क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बराबर। और स्पोर में देखो क्या है, स्पोर में आपको दिखा देता हूं कि फंजाई है, सपोज ये फंजाई है। फंजाई जनरली फाइब्रस होगी और अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ये स्पोर बने हैं मियोसिस से, स्पोर बने हैं मियोसिस से। बट अब अगर लाइक मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, ये स्पोर में कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बन रहा है। ये स्पोर सीधे सीधा क्या करेगा, दूसरी फंजाई बनाएगा, राइट। और एक फंजाई में से दूसरी फंजाई बनाया ये स्पोर ने, तो इसीलिए ये स्पोर को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, याद रखना है। और ये स्पोर का जर्मिनेशन हुआ बाय विंड और वाटर। और ये स्पोर एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, यानी आउट ऑफ दी फंजाई, यानी सरफेस ऑफ दी फंजाई, और फंजाई के बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं ऐसे। इसको बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर, इसको बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर, बराबर। और कई बार क्या होता है, ये फंजाई में ए सिमिलर सेल डिवीजन हुआ और उसकी वजह से बर्ड फॉर्मेशन हो गया, बर्ड फॉर्मेशन हुआ। ए सिमिलर सेल डिवीजन यानी क्या, एक लार्ज एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल, ऐसा सेल डिवीजन हुआ और उसकी वजह से इसको बोलेंगे बर्ड। अब ये बर्ड कट ऑफ होगा और कट होने के बाद ये सॉइल में जाएगा, राइट। और उसके बाद इसमें से दूसरी फंजाई बनेगी। ओके, क्लियर हुआ। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट हुआ नहीं हुआ, बराबर। एक ही फंजाई में से दूसरी कई सारी फंजाई बनेगी, इसलिए यहां बोला है। देन कहा गया, देन यहाँ पे fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spore they produce in lower organism like yeast and hydra। we observe budding, budding यानी क्या, जो अभी मैंने बोला बर्ड, राइट। नया ब्रैकेट करो। देन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये सब 4th चैप्टर में आएगा 11th स्टैंडर्ड के। इन प्लेनेरिया यानी फ्लैट वॉर्म we observe true regeneration, we observe true regeneration यानी क्या, ये क्या बोल रहे हैं, सुनो। यहाँ ये प्लेनेरिया है, देखना है यहाँ, ये प्लेनेरिया है, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हो गए, ए बी सी। उसमें से ये ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। सी पार्ट आगे जाके ग्रो होके ए एंड बी पार्ट बना देगा। ये बी पार्ट है, वो ए एंड सी पार्ट बना देगा। ये ए पार्ट क्या करेगा, बी एंड सी पार्ट को बना देगा। तो इसको बोलेंगे रीजनरेशन, यानी बॉडी के कोई पार्ट में से टोटल नई बॉडी बन जाना, इसको बोलेंगे रीजनरेशन। हमारे में रीजनरेशन होता है, यहाँ पे थंब कट गया, उसमें से आपके जैसी बॉडी बनेगी नहीं, रीजनरेशन नहीं होता है।
रीजनरेशन कहाँ गया? That means fragmented organism. फ्रेगमेंटेड, यस, लिजार्ड की टेल में होता है, लिजार्ड की टेल में होता है। ओके, प्रियांशी पूछ रही है। चलो आगे। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, द फंजाई, द फिलामेंटस algae, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, याद करो मैंने बोला था, याद आया कुछ? प्रोटोनेमा ऑफ मॉस याद करो। देखो हमने मॉसिस देखा था फंजाई, और मॉसिस में मैंने बोला था ये प्रोटोनेमा स्टेज है, राइट? ये प्रोटोनेमा स्टेज था, याद करो, राइट? और ये कैप्सूल थी, और ये प्रोटोनेमा स्टेज था, ये लीफी स्टेज था, मॉसिस में हमने देखा था, याद करो, राइट? ये 60%, ये 40%, इसमें प्रोटोनेमा था। प्रोटोनेमा कट होगा और उसमें से टोटली बॉडी नहीं बनेगी, याद है ना? बराबर, तो याद रखना है आपको। सो ये लास्ट लाइन देख लेते हैं, बाकी का हम 11 o'clock लेक्चर में मिलेंगे। 11 o'clock लेक्चर में ज्वाइन होना, अगर आपको कंपलसरी होगा, टॉपर के लिए मैंने मना किया है, राइट? 12th की बात करूं तो चलो, या fragmented organism regenerate the lost part of its body and become new organism. The fungi, the filamentous algae, protonema of moss, all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organism like a bacteria, unicellular algae or amoeba reproduce its synonymous with growth, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी यूनिसेल्युलर algae हो या अमीबा हो या बैक्टीरिया हो, वो फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा, बट क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। ओके, इतना रखते हैं। चलो बाकी 11 o'clock हम मिलेंगे। 12th स्टूडेंट को जो लिस्ट दिया है वो ज्वाइन होना है, और 11th वाले सभी ज्वाइन हो कंपलसरी। चलो गुजराती मीडियम फरी ज्वाइन थई जाओ।